हेलो बच्चों, अर्जुन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th साइंस के सभी अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि 2 अंक में वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपकी प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं डिस्कस करूंगा और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में मैं इनके उत्तर भी डिस्कस करूंगा। ये आपकी प्रश्न बैंक में भी दिया गया है और ये पहला प्रश्न है। मैंने इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके आंसर आपके प्रश्न बैंक में पीछे ही दिए गए हैं, इसलिए आप वहां से उनको याद कर सकते हैं। तो आप देखते हैं हम अति लघुत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इस बार भी इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का उत्पन्न होना। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। अब अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, या तो उत्पाद के बनने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है या फिर उत्पाद बन जाता है उसके साथ ऊष्मा रिलीज होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि हमें ऊर्जा भी मिलती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आप यहां देख सकते हैं Ca, देखिए CaO, और इस पर यह है बिना भुजे चूने का सूत्र, और इस पर हमने पानी की क्रिया करवाई है। तो जब CaO बिना भुजे हुए चूने पर पानी की क्रिया करवाते हैं तो यहां बनता है CaOH2, और इसको बोलते हैं भुजा हुआ चूना, यानी कि पानी में भीगा हुआ चूना। ये हमारा उत्पाद बन गया, और इस उत्पाद के साथ साथ ही ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप ये प्रयोग घर पे भी कर सकते हैं। चूना लीजिए और चूने पर पानी जैसे ही डालते हैं तो उसमें बुलबुलों के रूप में या कुछ एकदम से गैस निकलती है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। तो वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा या ऊष्मा को ही ऊर्जा बोलते हैं अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि उत्पाद तो बनता ही है, लेकिन उत्पाद बनाने के लिए इन अभिक्रियाओं में ऊर्जा दी जाती, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए CaCO3। अब ये CaCO3 क्या है? इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, या इसी को चूना पत्थर भी कहते हैं, चूना पत्थर। अब चूना पत्थर पर जब हम ऊष्मा देंगे, इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 गैस इसमें से रिलीज होगी, और बचा क्या है? बचा है यहाँ पर CaO, मतलब एक तो चूना बनेगा और एक CO2 गैस निकलेगी। लेकिन ये CO2 गैस कब निकल रही है? जब हम इसमें ऊष्मा दे रहे हैं। तो अब इन दोनों अभिक्रियाओं में आपको अंतर समझ में आ रहा है। इसमें ये दोनों अभिकारक थे CaO और H2। इन अभिकारकों ने क्रिया करके CaOH2 बनाया, तो ये उत्पाद है। तो उत्पाद बना और ऊष्मा निकली, तो इसमें जो ऊष्मा निकलती है वो हमेशा अपने दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि जो ऊष्मा लगती है अभिक्रिया में वो अभिकारक की ओर लिखी जाती है। तो ये अभिकारक की ओर हमने यहाँ पर ऊष्मा लिखी है, ये ऊष्मा इसमें लग रही है, मतलब यहाँ इस प्रकार का चिन्ह बनाएंगे।
ये इसमें इन्वॉल्व हो रही है, और CO2 और CaO बन रहा है। तो ये दोनों अभिक्रियाओं के उदाहरण मैंने बहुत ही सरल से उदाहरण आपको बताए हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये दोनों प्रश्न और इनके उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन आप सभी जानते हैं, श्वसन हमारे शारीरिक क्रिया का एक आवश्यक भाग है, आवश्यक क्रिया है। तो इसको ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त करता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि जैसे ही हम भोजन करते हैं तो भोजन के पाचन के लिए हम नाक के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो जो नाक के द्वारा हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, वहां ऑक्सीजन क्या करती है, भोजन के जटिल कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है, उनका ऑक्सीकरण करती है, और उसी के दौरान जो उस भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए इस प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसका उदाहरण हम यह समझते हैं। देखिए, ये है C6H12O6। ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में पाया जाता है, और इससे हमें ऊर्जा मिलती है। हम जो कार्य करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ही हमें ऊर्जा मिलती है। मतलब जो भोजन करते हैं उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण हम कार्य करते हैं। तो हमने ये जो भोजन करा उससे हमें जो कार्बोहाइड्रेट मिला, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हैं, फिर क्या करते हैं, हम नाक के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये ऑक्सीजन हमने ग्रहण करी, ऑक्सीजन के 6 अणु ग्रहण करेंगे, और जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो जो भोजन हमने करा उसका पाचन हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और हम वापस नाक के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, और पसीने और मूत्र के द्वारा H2O, जो पानी हम पीते हैं भोजन के पाचन के लिए, उसको भी मुक्त करते हैं, और साथ ही में इस भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। इस भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर ऊर्जा रिलीज हो रही है, ऊर्जा मिल रही है श्वसन की क्रिया से, इसलिए इस अभिक्रिया को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हो और इसको और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो अवक्षेपण का मतलब क्या होता है? अवक्षेप का मतलब होता है अवक्षेप का बनना। जैसे कि हम चूने में पानी डालते हैं तो नीचे एक परत बन जाती है, अवक्षेप बन जाता है चूना का, और पानी ऊपर तैरने लग जाता है। तो इसी प्रकार अवक्षेप का बनना ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, मतलब कोई लेयर बनती है, कोई परत बनती है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम यहाँ एक रिएक्शन समझेंगे, परिभाषा आपको अच्छे से याद हो गई होगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है या अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए हमने लिया है Na2SO4। इस समीकरण को आप इस अभिक्रिया में लिख सकते हैं। और ये कैसा है? ये जली विलयन है। AQ का मतलब होता है जली विलयन, और इसमें हमने डाला BaCl2, बेरियम क्लोराइड, और ये भी जली विलयन है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों के जली विलयन को हमने आपस में क्रिया करवाई। तो जब क्रिया करवाएंगे तो इस क्रिया के फलस्वरूप बनेगा क्या? देखिए यहाँ Ba पर प्लस
2 चार्ज होता है और क्लोरीन पर -1 होता है। ये आप चार्ज याद रखिए। Na पर +1 होता है और SO4 सल्फेट बोलते हैं, इस पर -2 होता है। अभिक्रिया कैसे होगी? ये जो Na है प्लस वाला इस माइनस के साथ क्रिया करेगा और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ क्रिया करेगा, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस ये BaSO4, इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट और इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अब इसको संतुलित कर देंगे। देखो यहाँ 2 क्लोरीन हैं और यहाँ पर 1 ही क्लोरीन है, तो इस क्लोरीन को 2 करने के लिए बच्चों यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। अब हमने जैसे ही 2 का गुणा करा तो क्लोरीन भी 2 हो गए और हमारे सोडियम भी 2 हो गए, बैलेंस हो गए। अब SO4 और Ba, ये BaSO4 इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। तो ये बेरियम सल्फेट जो होता है ये सॉलिड अवस्था में बनता है, मतलब ठोस पदार्थ बनता है। और NaCl जो रहता है ये जलीय विलयन बनता है। इसका जलीय विलयन ऊपर तैरता रहता है और बेरियम सल्फेट का जो घोल रहता है, जो अवक्षेप रहता है, वो पानी में नीचे बैठ जाता है और इसका अवक्षेप कैसा रहता है? ये श्वेत कलर का होता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की क्रिया करवाई तो उसमें क्या हो गया? बेरियम सल्फेट का एक सफेद अवक्षेप बन गया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप बनते हैं, उन सभी अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर लिखना है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है और आप आसानी से इनके अंतर याद कर सकते हो। चलिए देखते हैं पहला अंतर क्या है बेटा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आप सभी को विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा आती होगी। मतलब ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को अपने स्थान से हटा देता है, विस्थापित कर देता है और उसकी जगह पर वो आ जाता है। जैसे कि आप लोग क्लास में बैठते हो तो क्लास में कोई आपका दोस्त बैठा है बेंच पर और आपने क्या करा, आप गए और वहां से अपने दोस्त को उठा दिया और उसकी जगह आप बैठ गए। अब ऐसा कब होता है बेटा? क्या हर किसी को आप उठा सकते हो? क्या नहीं उठा सकते हो। आप उसी को उठा सकते हो जो आपसे ताकत में कमजोर है, आपसे छोटा है। यदि वो आपका दोस्त आपसे बड़ा है और आपसे ज्यादा ताकतवर है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ही यहां पर भी होता है। विस्थापन अभिक्रिया में जो ज्यादा क्रियाशील धातु होती है ना, वो कम क्रियाशील धातु को अपने स्थान से हटा देती है। जैसे मैं उदाहरण भी बताऊंगा यहां पर, अभी हम अंतर देख लेते हैं। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अलग अलग परमाणु या परमाणु के आयन का आपस में आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग परमाणु या आयन होते हैं और उन आयन का एक्सचेंज हो जाता है, आयन बदल जाते हैं। जैसे मैंने अभी ये जो उदाहरण बताया था, ये नीचे वाला उदाहरण जो है Na2SO4 BaCl2 2NaCl BaSO4, ये क्या है? ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। देखिए ये सोडियम के साथ सल्फेट था, अब सोडियम के साथ कौन आ गया है? क्लोरीन आ गया। जबकि बेरियम के साथ क्लोरीन था तो बेरियम के साथ कौन आ गया है? सल्फेट आ गया। यहाँ आयनों का आदान प्रदान हो गया, इसलिए ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में मतलब कोई भी ज्यादा क्रियाशील तत्व होता है या धातु होती है, वो कम क्रियाशील धातु को अपनी जगह से हटा देती है। जैसे कि H2SO4
और इस पर यदि हम जिंक की क्रिया करवा दें Zn, तो Zn जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील धातु है। तो जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को सल्फेट के साथ से हटा देगा और सल्फेट के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से हटकर बाहर चला जाएगा H2 गैस के रूप में। और बेटा अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ बन गया ZnSO4 और हाइड्रोजन बेचारा बाहर चला गया। तो इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, और जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब आयन बदल जाते हैं, अदला बदली हो जाती है, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और भी इसमें कुछ अंतर हैं, ये हमने पहला अंतर देखा है, अब दूसरा अंतर इसमें देखते हैं। दूसरा अंतर है विस्थापन अभिक्रिया में किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई भी जो लवण होता है, जैसे कि यहाँ पर Na2SO4 सोडियम सल्फेट का जो लवण था उसमें सोडियम से सल्फेट अलग हो गया था। तो किसी विस्थापन अभिक्रिया में किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक नए उत्पाद के निर्माण के लिए दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब दो आयन का आदान प्रदान होता है और बेटा क्या बनता है, एक नए उत्पाद बनते हैं। जैसे कि यहाँ इस उदाहरण में हमने नए उत्पाद बनाए थे। कौन सा नया उत्पाद बना था, NaCl बना था और BaSO4 बना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप कल इन प्रश्नों को याद करके अपने कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमें ये प्रश्न याद हो गए, और आप नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और वीडियो अपलोड कर दीजिए बनाकर। तो मैं फिर से आपके लिए 5 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूंगा, और ऐसे ही यदि आप जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को याद करते रहेंगे तो मैं और भी ट्रिक से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझाऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन बेटा आपको अब पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपकी एग्जाम नज़दीक आती जा रही है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, क्वेश्चनों को रिवाइज करें जो आपको याद हैं, और जो क्वेश्चन आपको याद है लेकिन बार बार आप भूल रहे हैं उनको 2-3 बार रिवाइज करें और बिगड़ देखें, उनको लिख कर देखें। और जो भी साइंस में फार्मूले हैं आप उन फार्मूले को एक जगह नोट कर ले और बार बार उन फार्मूलों को रिवाइज करें। जितने भी डायग्राम हैं उन डायग्राम को आप अपनी कॉपी में बनाएं, जितने भी डायग्राम आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करें बनाने की। जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं उनका चार्ट बना के अपनी दीवार पर लगा ले और उसको सुबह शाम देखते रहें। इससे आपको डायग्राम अच्छे से याद हो जाएंगे, फार्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे और आप साइंस में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ाई के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए केवल आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, आप फालतू अपना समय खराब ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पर दें। अभी जितनी जल्दी आप ये 5 क्वेश्चन याद कर लेंगे, और वैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि फिर ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड करने से वीडियो बड़ा हो जाता है और आप इतने समय तक देख नहीं पाते हैं। इसलिए मैं प्रत्येक वीडियो में 5-5 प्रश्न और उनके उत्तर डिस्कस करूंगा। यदि आपने अभी तक अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल दबाने से जैसे ही मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंचेगी और आप तुरंत वीडियो को देख पाएंगे। और अपने दोस्तों को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप पढ़ते रहे, सीखते रहे और आपकी तैयारी निरंतर चलती रहे, इसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।